थर्ड चैप्टर के 4 क्वेश्चन करवाने हैं। सेकंड बुक क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 4 क्वेश्चन प्री बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए अपने नोट्स के 4 क्वेश्चन कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे नोट्स का पेंसिल 1 मिनट, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। सेकंड बुक थर्ड चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास की विभिन्न धारणाएं क्या हो सकती हैं। जो में लिखा है गलत है, ध्यान देना। विकास की विभिन्न धारणाएं क्या हो सकती हैं। क्या धारणाएं, यानी कि आपके लिए विकास का मतलब कुछ और हो सकता है, तो मेरे लिए विकास का मतलब कुछ और हो सकता है। तो इसके बारे में समझाया गया है कि विकास जो शब्द है वो किसी के लिए क्या हो सकता है। तो विभिन्न धारणाएं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से वर्ड टू वर्ड करवाऊंगा, और जहाँ पे कोई भी शब्द, कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा और फिर दोबारा आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी, ठीक है दादा। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है विकास के लिए विभिन्न समुदायों के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। विभिन्न समुदायों के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। ये कार्य किसी व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है। एक कार्य किसी व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश हो सकता है। डन ना। एक कोई कार्य है आपके लिए वो विकास हो सकता है, मगर किसी दूसरे के लिए वो किसी दूसरे तरीके से सोच रहा है, और वो ये सोच रहा है कि ये कार्य क्या है, विनाश का कार्य है, बन सकता है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। आगे उदाहरण के लिए उड़ीसा में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। उड़ीसा में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए विकास के लिए, और वही आदिवासियों को डर है। देखना यहाँ पे पॉइंट को समझना। उड़ीसा में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, किसके लिए, विकास के लिए, कि उड़ीसा का विकास होगा। और वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को डर है कि उनके रोजगार उनसे छिन ना जाए, इसलिए विकास को लेकर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। अब सरकार, उड़ीसा की सरकार चाहती है कि उड़ीसा का विकास हो, उड़ीसा में कंपनीज आएँ और वो आगे बढ़े, उड़ीसा आगे बढ़े और विकास करे, उड़ीसा के लोगों को रोजगार मिले। अब कंपनी अगर आ रही है, एनसीईआरटी की बुक में जो पढ़ा है लोगों ने, कंपनी आ रही है, जंगलों को काट रही है, तो वहाँ पे जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उससे उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो उनको डर है अपनी आजीविका को लेकर, अपने रोजमर्रा की जीवन को लेकर। तो एक तरफ हम विकास के नज़रिए से देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ देखें तो वो विनाश है उन लोगों के लिए जो जंगलों में रहते हैं। बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्लियर, कोई प्रॉब्लम? सेकंड पॉइंट कह रहा है कुछ लोग विकास का अर्थ मानते हैं कि कुछ लोग, ध्यान देना इस बात को, बड़ा पॉइंट अच्छा रहेगा। कुछ लोग विकास का अर्थ मानते हैं कि पश्चिमी उद्योगों की तरह होना, पश्चिमी उद्योगों की तरह होना, यानी नई विचारधारा जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना विकास मानते हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना विकास मानते हैं। जैसे कि देश आज़ाद जब हुआ था तो देश के सामने 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल, साम्यवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल का वर्चस्व था, अगर उसको हम अपनाते तो उस टाइम के लोग समर्थन भी कर रहे थे कि भैया भारत का विकास जल्द से हो जाता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तो भारत ने क्या अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है। तो वहीं पे कह रहा है कि कुछ, फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोग विकास का अर्थ मानते हैं कि पश्चिमी उद्योगों की तरह होना, अपने आप को ढाल लो उनकी तरह, यानी नई विचारधारा जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना विकास मानते हैं। कोई प्रॉब्लम? यानी कि पश्चिमी उद्योगों को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, कुछ लोग उसको क्या मानते हैं, विकास मानते हैं। डन। तो ये क्या है, धारणाएं, विकास की धारणाएं। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कह रहे हैं आज़ादी के समय भारत के सामने 2 मॉडल थे। अभी पीछे मैंने बात बोली ना, 2 मॉडल थे। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जिसे अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने अपनाया। अमेरिका
और यूरोप के कई देशों ने क्या अपनाया? पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। आगे कह रहा है साम्यवादी समाजवादी साम्यवादी मॉडल जिसे सोवियत संघ ने अपनाया था। ऐसे में कुछ लोग अमेरिकी मॉडल को अपनाने में जोर दे रहे थे। कुछ लोग जिसमें साम्यवादी दल और सोशलिस्ट पार्टी थे, ये दोनों समाजवाद का समर्थन कर रहे थे। यानी कि आज़ादी के समय कुछ लोग कह रहे थे कि भैया उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाए, और कुछ लोग कह रहे थे कि साम्यवादी समाजवादी मॉडल को अपनाया जाए। यानी कि विकास, और मेन मुद्दा क्या था? भारत का विकास। तो ये दो अलग अलग धारणाएं थी उस समय के लोगों की कि पूंजीवाद को अपनाते हैं, उदारवादी पूंजीवाद को अपनाते हैं तो देश का जल्दी विकास होगा, समाजवाद को अपनाते हैं, साम्यवाद को अपनाते हैं तो देश का अलग विकास होगा। ठीक है, आगे चौथा पॉइंट कह रहा है आंदोलन के समय, चौथा पॉइंट, आंदोलन के समय विभिन्न नेता इस बात पर सहमत थे कि सरकार का मुख्य कर्तव्य गरीबी मिटाना और उद्योगों का विकास करना था। यानी कि सरकार जो समय की थी उसका ये मानना था कि हमें अपना विकास तो करना है, विकास के साथ साथ गरीबी को भी दूर करना है और उद्योगों का भी विकास करना है। यानी कि सब कुछ को देखते हुए काम करना है। तो सरकार ने जो फैसला लिया, सबको सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। तो ये थे हमारे विकास की धारणाएं। ठीक, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको चैप्टर जो है नियोजित विकास, अब नियोजित विकास प्लानिंग के तहत एक विकास, भाई सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी अपनाया, खत्म हो गया ना। लेकिन वहीं पे चाइना ने चरणबद्ध तरीके को अपनाया, स्टेप बाय स्टेप पद्धति को अपनाया और धीरे धीरे अपने आप को आगे विकास की ओर लेके गया। लेकिन हमारी आज़ादी के बाद परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, तो हमने सोच समझकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्योंकि हमारे लिए विकास की धारणाएं अलग थी, हम सबको साथ में लेके चलना चाहते थे। कोई प्रॉब्लम? तो ये थे 4 पॉइंट। इस संडे, फिर से बोल रहा हूँ, इस संडे सेकंड बुक के जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उसका टेस्ट होगा। ठीक है, यूट्यूब पे बने रहना, क्वेश्चन पेपर आ सकता है 2 घंटे पहले। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। दोनों की भूमिकाओं को ध्यान से समझना कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पहला कह रहा है कि नियोजित अर्थव्यवस्था के परिणाम बताओ। नियोजित अर्थव्यवस्था के परिणाम बताओ। भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के तहत हमने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो अपनाने के बाद क्या परिणाम निकले वो बताओ। डन। यानी कि जिस तरीके से हमने कार्य किया अपने देश को लेकर प्लानिंग के तहत, नियोजन के तहत, तो उसके क्या परिणाम निकले। डन। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर, ध्यान देना इस बात को, ये लाइन बड़ा खतरनाक है। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर, राज्य की भूमिका मतलब सरकार की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माता ने गलती की। भारतीय नीति निर्माताओं ने क्या करी? गलती करी। क्या गलती करी? राज्य की भूमिका पर जोर देकर, राज्य की भूमिका पर जोर देकर, ध्यान समझ, दिमाग में रखना इस पॉइंट को, राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माता ने गलती की। अगर कहा जा रहा है कि अगर शुरुआत से ही, जब देश आज़ाद हुआ और शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को छूट दी जाती, किसको? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को छूट दी जाती, तो भारत का विकास कई ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। समझ लो। इस विचार के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दो।
यानी कि अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी अब सरल शब्दों में बता देता हूँ कि सरकार की भूमिका पर जोर दिया गया। किसने दिया? नीति निर्माताओं ने कहा कि नहीं भैया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में विकास की डोर नहीं देनी, सरकार की भूमिका उसमें होनी चाहिए, विकास की डोर की भूमिका सरकार के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो फैसला था ना, ये गलत था। अगर निजी हाथों में होता विकास, भारत के विकास को बढ़ाना, भारत के विकास की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, तो बहुत बेहतर तरीके से भारत का विकास हो गया होता। तो अपने पक्ष या विपक्ष, यानी कि आप अगर सहमत हो इस बात से कि हाँ, शुरुआती दौर से ही प्राइवेट सेक्टर में भारत की विकास की अर्थव्यवस्था चली जाती तो बहुत बढ़िया रहता। तो पक्ष में हो तो पक्ष में बताओ, और विपक्ष में हो कि नहीं ऐसी ये गलत है, सरकार के हाथों में है तो बढ़िया है, वो सबके बारे में सोचती है। अगर विपक्ष में हो तो उसके बारे में बताओ। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया ना? पक्का? अब आ जाओ आंसर पे। मैं देखो यही फीलिंग है, तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, उसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो तुमको मिल जाएगा समझने के लिए। यानी कि जो शब्द मैं यहाँ समझा रहा हूँ वही सब तुम लोग सुनोगे, वहाँ पर माइंड क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वीडियो चाहे लंबी हो चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसमें। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी सुन रहे हैं और यूट्यूब पे जो सुन रहा होगा वो भी सुन लेगा। ठीक है, आंसर पे आते हैं। कह रहा है आज़ादी के समय, ध्यान समझना अब पॉइंट को, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर ना उतर जाएगा। कह रहा है आज़ादी के समय राज्य की भूमिका को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अधिक महत्व दिया गया। बिल्कुल सही बात है, राज्य की भूमिका को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या दिया गया? अधिक महत्व दिया गया। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां राज्य के नियंत्रण में कर दी गई। आर्थिक गतिविधियां किसके नियंत्रण में कर दी गई? राज्य के नियंत्रण, यानी कि सरकार के नियंत्रण में कर दी गई। एक लाइन क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे कह रहा है कुछ विद्वान कहते हैं कि सरकार ने ऐसा करके गलती की। उनके विचारों को मानना था कि निजी क्षेत्र में जाने से देश का विकास होता। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि भैया अगर निजी क्षेत्र में चले गए होते तो देश का क्या होता? विकास होता। और खुली प्रतियोगिता से, ध्यान से लेना, खुली प्रतियोगिता से देश की सभी समस्याएं दूर हो जाती। लेकिन सरकार ने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था ना अपनाकर, बाजार मूलक यानी कि कंपटीशन, प्रतियोगिता की व्यवस्था को ना अपनाकर भारत के विकास की आधारशिला रखी। भारत की आधार की शिला रखी, क्योंकि आज़ादी के समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सरकार इन क्षेत्रों को खुली छूट दे पाए। भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि भैया वो प्राइवेट सेक्टर को दे दें, देश के विकास की बागडोर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें। ऐसी स्थिति में हम नहीं थे, इसलिए भारत ने ऐसा नहीं किया। और सो बात की एक बात, प्राइवेट सेक्टर पहले अपने बारे में ही सोचेगा। बाप बड़ा ना भैया, पक्का ना दादा, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, अब आ जाओ पहले पॉइंट पे, आर्थिक विकास की बुनियाद। आर्थिक विकास की बुनियाद कह रहा है कि नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण, नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण भारत में आने वाले विकास की बुनियाद पड़ी। भारत में आने वाले विकास की क्या पड़ी? बुनियाद पड़ी। और भारत के कई बड़ी योजनाएं शुरू हुई। भारत में कई बड़ी योजनाएं शुरू हुई, सही तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, धीरे धीरे सब सार्वजनिक हितों को देखते हुए। उदाहरण के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसी योजनाएं शुरू की गई। इस लाइन को याद करना, अंडरलाइन कर लो, अपने में अंडरलाइन कर लो, इस बात का नॉलेज होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भाखड़ा नागल और भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसी योजनाएं शुरू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माण इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन भी
इसी अवधि में शुरू किए गए, इसी समय काल में शुरू किए गए। इस अवधि में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में क्या हुई? वृद्धि हुई। भविष्य में आर्थिक समृद्धि का आधार वही नींव थी। यानी कि इस प्रकार के जो काम किए गए सार्वजनिक हितों को देखते हुए वो सही था। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम हाथ डाल देते तो ये नहीं था कि वो सार्वजनिक हित के बारे में कार्य करते, लेकिन जिस तरीके से सरकार करती है उस तरीके से नहीं करते। समझने बात में पक्का? अब आ जाओ भूमि सुधार। अब भूमि सुधार में कार्य किया गया क्या कि नियोजित अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार के संबंध में कई बड़े कदम उठाए गए, जैसे जमींदार प्रथा समाप्त करना। जमींदार प्रथा को क्या करना? समाप्त करना। खेतों की चकबंदी की गई। मैंने आप लोगों को पीछे कराया था चकबंदी का मतलब कि किस तरीके से चकबंदी होती है। अलग अलग खेतों को एक कर दिया गया है। नीचे मैंने चकबंदी का एग्जाम्पल दे रखा है, यूट्यूब वाले पढ़ लेंगे। हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हरित क्रांति। कह रहा है कि हरित क्रांति नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण हरित क्रांति हुई। नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण ही हरित क्रांति हुई। आरंभ में भारत अमेरिका से खाद्य सामग्री मंगवाता था। शुरुआत में कहाँ से मंगवाता था? अमेरिका से सामग्री मंगवाता था। सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया। याद रखना, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर थी और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों पे थी, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी लिया है, करेक्ट कर दिया क्वेश्चन को। फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को कि हरित क्रांति नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण हरित क्रांति हुई। आरंभ में भारत अमेरिका से खाद्य सामग्री मंगवाता था। सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया और उन्हें अच्छे बीज और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बात समझ में कि अच्छे बीज, उपकरण, नॉलेज किसानों को उपलब्ध करवाई गई, जिससे कि हरित क्रांति बढ़ी, पैदावार बढ़ी और जो अमेरिका से हम खाद्य सामग्री मंगवाते थे उसमें गिरावट आई, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी सेक्टर के हाथों में नहीं थे। क्लियर? पक्का? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहीं पर ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दूसरी तथा पहली, या ऐसे भी लिख सकते हैं पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर बता। भाई क्या अंतर था दोनों में, पहली और दूसरी में, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट्स होंगे। कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहला पॉइंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और पहली में कृषि पर। कोई प्रॉब्लम? पक्का? समझाने वाली बात तो नहीं है इसमें। सेकंड पे आओ। कह रहा है कि दूसरी योजना को तैयार करने वालों का नेतृत्व पीसी महालनोबिस कर रहे थे। ये कर साथ में ऐड हो गया, अलग कर देना, नोबिस तक ही है। नोबिस कर रहे थे। वे पहली योजना के मूल मंत्र धीरज के साथ तेज गति, मूल मंत्र धीरज के साथ तेज गति से रचनात्मक बदलाव करने के पक्ष में थे। फिर से पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरी योजना को तैयार करने वाले का नेतृत्व पीसी महालनोबिस कर रहे थे। वे पहली योजना के मूल मंत्र यानी कि धीरज के स्थान पर तेज गति, यानी कि सब्र रखो, विकास होगा। तेजी से भागने का कोई फायदा नहीं है। मंजिल तक पहुंचना है तो तेजी से तो भाग के पहुंचोगे, मगर कहीं ना कहीं रेस्ट तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन
धीरज के साथ चलोगे तब भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वही पॉइंट कह रहा है कि धीरज के स्थान पर तेज गति से रचनात्मक बदलाव करने के पक्ष में। ठीक, डन। तीसरा पॉइंट, संरक्षणवाद की नीति। किसकी? संरक्षणवाद की नीति अपनाकर आयात पर भारी शुल्क लगाया, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उन्नति में सहायता मिली। पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ना समझ में आए पूछ लेना मेरे से। संरक्षणवाद की नीति अपनाकर, संरक्षणवाद की नीति अपनाकर आयात पर भारी शुल्क लगाया, आयात पर भारी शुल्क लगाया, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उन्नति में क्या मिली? सहायता। इजी पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। अब आ जाओ। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। यानी कि मिला जुला स्वरूप होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। डन। अब कौन सा क्वेश्चन बचा? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत छोटा है। ठीक, मैंने ले लिया बॉम्बे प्लान को, क्योंकि बॉम्बे प्लान 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान था तो था क्या। ठीक है, 2 पॉइंट है इसके अंदर। बॉम्बे प्लान क्या है? 1940 सॉरी, क्वेश्चन को पहले पढ़ लूँ। बॉम्बे प्लान क्या था और इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है राजवीर। पहला पॉइंट, 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव दिया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव दिया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। दूसरा, ये मुंबई प्लेन लिखा हुआ है, ठीक कर लेना। वैसे तुम लोगों ने ठीक कर रखा है, बस मैंने पीडीएफ में ठीक नहीं किया हुआ अब तक। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ध्यान देना इस बात को, क्या पॉइंट बोल रहा है। बॉम्बे प्लान का जो उद्देश्य था वो ये था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश, औद्योगिक तो उद्योग धंधे तो ठीक, उसके साथ अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। दक्षिणपंथी अथवा वामपंथी सभी चाहते थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, लेकिन ये लोग क्या मानते थे? नियोजित अर्थव्यवस्था को मानते थे। डन, बात समझ में आई? पक्का? नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। सेकेंड बुक, 3rd चैप्टर का नाम नियोजित विकास। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 होगा और उसके क्वेश्चन देखो कौन कौन से मैं देता हूँ। फिर भी कह रहा हूँ संडे टेस्ट है, बीच में कोई भी डाउट हो, इन 3 या 4 क्वेश्चन का मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कोई डाउट हो पूछ लेना, करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और तुम लोग भी गोली हो जाओ।
ठीक है, चलो ये उसकी हो गई।